अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। रात गहरी और सुनसान थी। सड़क पर कोई भी जीरो मौजूद न था। ऐसे में सड़क पर तन्हा चलता हुआ वो पुरस्कार वजूद अगर किसी की नज़रों में आ भी जाता तो वो उसे भूत ही तस्वुर करता। वो चौकन्ने अंदाज में इर्द गिर्द देखते हुए आगे ही आगे बढ़ता चला जा रहा था। रात का ये पहर दिन भर के थके हारे लोगों के लिए बेहोशी की नींद के अलावा और कोई तोहफा देने के काबिल हरगिज़ नहीं था। सो इस शहर में बसने वाले तमाम लोग इस वक्त ख्वाबों के मज़े ले रहे थे, लेकिन वो शख्स बल खाती हुई सड़क पर महव सफ़र था। वो खुद भी गहरे सिया रंग के कपड़ों में मलबूस था जो अंधेरे का हिस्सा बनकर रह गए थे, और वो महज एक हवेली की सूरत में आगे बढ़ते हुए अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां था। उसके कदमों की चाप इस वक्त सन्नाटे का सीना चीरती हुई बड़ी अजीब महसूस हो रही थी। जो ही उस शख्स ने गली में दाखिल होने की कोशिश की, एक खौफनाक आवाज़ ने उसके कदमों को मुंजमद कर दिया। उसने चौंक कर आवाज़ की सिमत नज़रें उठाई तो अंधेरे में चमकते हुए दो रोशन चिराग बिल्कुल सामने दिखाई दिए। खौफ की एक शदीद लहर उसके रगों पे में सराहियत करती चली गई। ठीक उसी लम्हे अंधेरे में नजर आने वाले चिरागों के जाविये में तब्दीली नमूदार हुई, और फिर दिल दहला देने वाली गुर्राहटों के साथ वो चिराग जैसे फिजा में परवाज करते हुए तेजी से उसकी जानिब बढ़े। वो घबराकर जल्दी से ज़मीन पर बैठ गया और चिरागों की जद में आने से बाल बाल महफूज रहा। उसके हलक से गिगियाती हुई सी बेसाख्ता आवाज़ नमूदार हुई, भाई मैं तो अपने रास्ते जा रहा हूँ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? खुदा को मानो भाई, ख्वामखा क्यों दुश्मनी पर आमादा हो? और बात जैसे उसकी समझ में आ गई, क्योंकि दूसरे ही लम्हे उसकी गुर्राहटों के अंदाज में तब्दीली नमूदार हुई और साथ ही चिरागों का रुख भी तब्दील हो गया, बल्कि करीबी गूंजने वाली मियाओं की सहमी हुई आवाज़ की वजह से हुआ था। उसकी खौफनाक गुर्राहटों से यकीनन उस मासूम बिल्ली की नींद में खलल पड़ा था, और फिर सामने ही नजर आने वाले उस दहशतनाक मंजर ने उसे इस हद तक खौफजदा कर दिया था कि वो अपनी आवाज़ पर काबू ना पा सकी, और फिर वो एक दुकान के सामने रखे लकड़ी के उस तख्त के नीचे से निकल भागी। लेकिन उसका ऐसा करना उसे एक नए अजाब में मुब्तला कर गया, क्योंकि दोनों रोशन चिराग जो यकीनन उस जसीम और ख़तरनाक कुत्ते की अंधेरे में चमकती हुई आंखें थी, वो अब जैसे फिजा में परवाज करते हुए बिल्ली के ताक़ुब में थी। वो एक तवील सांस लेते हुए ज़मीन से उठ खड़ा हुआ। उस पर आने वाली मुसीबत बेचारी बिल्ली ने अपने सर ले ली थी, और वो इस बात पर शुक्र अदा करते हुए तकरीबन दौड़ते हुए आगे की जानिब बढ़ गया। खासी देर बाद जब उसने महसूस किया कि वो कुत्ते की पहुंच से दूर हो चुका है, तब उसकी रफ्तार मामूल पर आ गई। चंद लम्हे एक जगह रुककर उसने अपनी सांसों को एतदाल पर लाने की कोशिश की। फिर वो दोबारा आगे बढ़ने लगा, लेकिन अब उसकी रफ्तार खासी हद तक नॉर्मल थी। गली का अख्तिताम हो गया और फिर मकानात की दो रोइया कतारें भी बहुत पीछे रह गई। अब उसके सामने छोटी छोटी चार दीवारी में खाली प्लॉटों का एक तवील सिलसिला था, लेकिन शायद अभी उसकी मंजिल नहीं आई थी, क्योंकि वो आगे ही आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ देर तक उसका यह सफ़र जारी रहा, फिर उसके कदमों की रफ्तार सुस्त पड़ने लगी। अब उसकी नज़र वसी और इस रकबे पर फैले हुए खाली प्लॉटों के उस अजीमुशान सिलसिले के ऐन वस्त में खड़े उस तन्हा मकान पर जमी हुई थी, जो अपनी बनावट के अंदाज से चीख चीख कर यह ऐलान कर रहा था कि मकान इंतहाई किसी मालदार शख्स की मलकियत है। वो आहिस्ता कदमों से चलता हुआ मकान के बिल्कुल करीब पहुंच गया, और फिर मकान की चार दीवारी के साथ चलते हुए आगे की जानिब बढ़ने लगा। और अब वो घूमकर मकान के सामने वाले हिस्से पर आन पहुंचा। मकान का बड़ा सा आहिनी दरवाज़ा बंद नज़र आ रहा था, और बाहर लटकते हुए ताले को देखकर इस बात का अंदाज़ा लगाना हरगिज़ मुश्किल नहीं था कि घर के मकीन घर में मौजूद नहीं है। अंधेरे में चमकते हुए उसके सफ़ेद सफ़ेद दांत चंद लम्हों के लिए अंधेरे में चमके। शायद वो हंस रहा था। उसने आगे बढ़कर ताले को हाथ में लिया, उलट पलट कर उसका जायज़ा लिया, फिर आहिस्ता से असबात में सर हिलाते हुए आगे बढ़ गया। मकान के गिर्द तकरीबन 2 चक्कर मुकम्मल करने के बाद वो एक जगह रुककर दीवार पर हाथ फेरने लगा। फिर चेहरा ऊपर उठाकर यूं देखने लगा जैसे दीवार की ऊंचाई का अंदाज़ा लगा रहा हो। फिर उसने अपनी शर्ट के बटन खोलना शुरू कर दिए। शर्ट उतार कर एक जानिब रखी और अपनी कमर के गिर्द लिपटी हुई रस्सी के बल खोल रहा था। चंद ही लम्हों में वो रस्सी की कमंद बनाने के बाद उसे दीवार की दूसरी जानिब फेंक कर अपनी इस कोशिश में कामयाब हो चुका था।
अब वो दीवार में अटकी हुई रस्सी को खींचकर उसकी मजबूती का अंदाज़ा लगा रहा था। फिर मुतमईन अंदाज में सर हिलाने के बाद शर्ट उठाकर वापस पहनी और अपनी जेबें थपथपाने लगा। कुछ ही देर बाद जब उसका एक हाथ जेब में दाखिल होने के बाद वापस बरामद हुआ तो उसके हाथ में एक छोटी सी पेंसिल टॉर्च दबी हुई थी। उसने टॉर्च जलाकर दीवार पर नजर आने वाले उसके हाले पर नजर डाली। तमाम तर इत्मीनान के बाद उसने टॉर्च बंद की और उसे अपने दांतों में दबाने के बाद दोनों हाथों में रस्सी को मजबूती से थामे किसी बंदर की सी फुर्ती और तेज़ रफ्तारी के साथ दीवार पर चढ़ता चला गया। चंद ही लम्हों बाद वो दीवार पर बैठा गहरी गहरी सांसें ले रहा था। आवाज़ ज़रा इत्तेदाल पर आए तो उसने मज़ीद आगे बढ़ने का फैसला किया। चंद लम्हे अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर सहन के अंदरूनी हिस्से का जायज़ा लिया। फिर दोनों हाथ दीवार पर जमा कर फिज़ा में लटक गया। एक लम्हे के लिए उसने अपने वजूद को तोला और फिर दीवार को हाथों की गिरफ्त से आज़ाद कर दिया। चंद ही लम्हों के बाद उसका वजूद जैसे उड़ता हुआ धपकी आवाज़ के साथ ज़मीन पर आ गिरा, लेकिन इसके नतीजे में सुनाई देने वाली ओह की तेज़ आवाज़ ने उसके औसान ख़ता कर दिए। वो घबराकर कई कदम पीछे की जानी बढ़ा, क्योंकि जो हुआ था वो शायद उसकी तवक्को के भी खिलाफ था। क्योंकि उसके सख्त और ठोस कदम ज़मीन से टकराने की बजाय किसी लजलजे वजूद से जा उलझे थे। और यही नहीं, ओह की एक अजीबोगरीब आवाज़ ने उसकी समातों को भी झंझोड़ डाला था। इसी बदहवासी के आलम में टॉर्च कब उसके मुंह से निकलकर हाथ तक पहुंची, इसका अंदाज़ा उसे भी नहीं हो सका। उसने बिजली की सी तेज़ी से टॉर्च रोशन की और फिर उसकी लपलपाती रोशनी में अहाते में वो अजीबुल खलकत वजूद वाज़े होता चला गया। झाड़ झनकार सफ़ेद दाढ़ी, जिस्म पर पैरों तक लंबा ओवरकोट जिस पर जगह जगह लगे हुए पैबंद साफ नज़र आ रहे थे। सर पर एक फटा पुराना लेकिन पेशानी तक झुका हुआ फ्लैट हैट और ज़मीन पर बिछा हुआ बोरीनुमा टाट, जिसके ऊपर वो दोनों हाथों से अपना पेट दबाए खड़ा था। फ़िज़ा में किसी जेट तैयारी की मानिंद परवाज़ करने के बाद उसके वजूद ने यकीनन उस मजहूल सूरत बूढ़े के कमज़ोर जिस्म पर लैंड किया था, जो अपनी वज़ाक़ता और हुलिये के एतबार से कोई भिखारी दिखाई दे रहा था। उसका मुकम्मल जायज़ा लेने के दौरान उसके हवास कदरे बहाल हो गए तो उसका दाहिना हाथ बेख्तियार पैंट में उड़ते हुए अपने उस खौफनाक दोस्त तक जा पहुंचा, जो ऐसे लम्हात में उसका बेहतरीन साथी साबित होता था। और फिर अगले ही लम्हे रिवॉल्वर की इकलौती आंख बूढ़े को ख़तरनाक अंदाज में घूर रही थी। अब वो मुकम्मल तौर पर बाएतमाद दिखाई दे रहा था, क्योंकि बूढ़े का जायज़ा लेने के साथ साथ टॉर्च की धीमी और मध्यम रोशनी की कपकपाती ज़बान ने बूढ़े के साथ साथ इर्द गिर्द के माहौल पर छाए हुए अंधेरे को चाट कर उसे ये भी बखूबी बावर करवा दिया था कि इमारत में बूढ़े के अलावा और कोई जी नफ्स मौजूद नहीं है। सोच का एतमाद बहाल होना एक फितरी अमल था। चंद लम्हे गहरे सकूत और खामोशी की गिरफ्त में फड़फड़ाता रहा। उसकी सिसकती हुई सी गुर्राहट आमेज़ आवाज़ बुलंद हुई तो उसका मुखातिब यकीनन वही बूढ़ा शख्स था। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? जवाब में चंद लम्हे की ताख़िर हुई तो वो दोबारा सख्त लहजे में बोला, क्या पूछ रहा हूँ मैं, सुना नहीं क्या? कौन हो तुम? बूढ़े ने चुंधियाई हुई आंखों से उसकी जानिब देखा और फिर बुरा सा मुंह बनाकर कराते हुए बोला, आसमानी बला की तरह तुम नाजिल हुए हो और पूछ मुझसे रहे हो कि मैं कौन हूँ? पूछना तो मुझे चाहिए भाई कि तुम कौन हो, और मेरे पेट पर लात मारने का हक आखिर तुम्हें किसने दिया है? बूढ़े का जवाब और अंदाज दोनों ही खासे मुझे का खेस थे, लेकिन जाहिर है कि वो बूढ़े की बातों से महसूस होने नहीं आया था, बल्कि उसको बूढ़े पर शदीद गुस्सा आ रहा था कि इस खाली मकान में आखिर वो मौजूद ही क्यों है। सो अपने तमाम तर गुस्से का इजहार उसकी ज़ुबान से अदा होने वाले अल्फाज में शामिल था। बकवास बंद करो, सीधी तरह उगल दो कि कौन हो तुम और यहाँ क्यों मौजूद हो, वरना बुरा पेश आऊँगा। लेकिन बूढ़ा भी अजीब ही ढीठ वाक़ हुआ था कि उसके अल्फाज और गुस्से से मुतासिर हुए बगैर दोबारा उसी लहजे में बोला, बुरा तो तुम पेश आ चुके हो, मेरे पेट का कचूमर निकाल दिया, और क्या बुरा पेश आओगे? कितनी अजीब बात है कि एक नामालूम शख्स दीवार फांद कर घर में दाखिल होता है और घर के मकीन से ही सवाल करता है कि तुम कौन हो। है ना अजीब बात? बूढ़ा जो अब खासी हद तक संभल चुका था और शायद पेट की तकलीफ में भी अफाका महसूस कर रहा था, अपनी बात मुकम्मल करने के बाद अब बगौर उसका जायज़ा लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी धीमी मगर गुर्राती हुई आवाज़ सुनकर ठिठक गया। ज़्यादा होशियारी मत दिखाओ बुड्ढे, अपना हुलिया देखो। बात अजीब, लेकिन तुम गरीब हो।
तुम्हें इस घर का मकीन होने का दावा करते हुए शर्म आनी चाहिए। रही बात मेरी, तो मैं चाहे दीवार फांद कर आऊं या सुरंग खोद कर, पिस्तौल मेरे हाथ में है दद्दू, इसलिए सवाल करने का हक भी मेरा है। बूढ़े ने उसकी बात पूरी तवज्जो से सुनी, फिर समझदारी के अंदाज में सर हिलाते हुए बोला, बात तो तुम्हारी भी ठीक है। चलो तुम्हारी मर्जी का जवाब देता हूँ। मैं एक भिखारी हूँ और यहाँ सो रहा था। मैंने तुम्हारी बात का जवाब दे दिया है। अब तुम बताओ तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। बूढ़े की बात सुनकर वो धीरे से हंसा, फिर तंजी अंदाज में गोया हुआ, अब आए ना पटरी पर। वैसे तो बड़े अफलातून बनते हो, लेकिन मेरा दीवार फांद कर अंदर आना और फिर अपने ऊपर तने हुए पिस्तौल को देखकर भी तुम्हें अंदाज़ा नहीं हुआ कि मैं कौन हूँ। उसने अफसोस भरे अंदाज में सर हिलाया, फिर एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद दोबारा गोया हुआ, चलो बुढ़े, तुम भी क्या याद करोगे। मैं भी बता ही देता हूँ कि मैं एक चोर हूँ और ज़ाहिर है यहाँ चोरी करने आया हूँ। अब तुम जल्दी और सीधे तरीके से बता दो कि इस घर के मकीन कहाँ हैं। क्या तुम उनसे वाकिफ़ हो। जवाबन बूढ़ा भी धीरे से हंसा, फिर अपने उसी मखसूस अंदाज में बोला, वैसे तो मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ, क्योंकि तुम दीवार के रास्ते आए हो। लेकिन अब तुम आ ही गए हो तो इस घर में मेहमान हो, और क्योंकि मैं यहाँ पहले से मौजूद हूँ, इसलिए मैं खुद ब खुद तुम्हारा मेज़बान कहलाऊँगा। अब मेहमानों का हक तो बनता ही है कि उनके कुछ सवालों का जवाब दे दिया जाए। तुम्हारा पहला सवाल यह था कि इस घर के मकीन कहाँ हैं, तो इसका जवाब यह है कि घर में मेरे अलावा कोई मौजूद नहीं है। रही तुम्हारी दूसरी बात कि क्या मैं इस घर के मकीनों से वाकिफ़ हूँ, तो इसका जवाब यह है कि घर के मकीन तो क्या, मैं इस घर के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हूँ। अब तुम बताओ कि मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ। पिस्तौल बरदार शख्स ने बूढ़े की तवील तकरीर को खामोशी से सुना, फिर उसकी कारख्ता आवाज़ सुनाई दी, ज़्यादा वज़ादारी का मुजाहरा करने की ज़रूरत नहीं। मैं तुम जैसे फ़कीरों को बखूबी जानता हूँ, जो खाली घरों में घुसकर हमसे पहले ही उनका सफाया कर डालते हैं। एक बात कान खोलकर सुन लो बुढ़े, कि अगर इस घर से मेरे हाथ कुछ नहीं लगा तो मैं कम से कम तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बात करके तुमने अपनी मुसीबत को खुद दावत दे डाली है कि तुम इस घर के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हो। अगर ऐसा है तो यकीनन तुम इस बात से भी वाकिफ़ होगे कि घर के मालिक ने अपनी दौलत और रुपया पैसा कहाँ छुपा रखा है। अब तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम खामोशी से मुझे उस मकाम तक ले जाओ, समझे। बूढ़ा एक बार फिर धीरे से हंसा, फिर बोला, बड़े ही ज़िद्दी और नासमझ चोर हो। चलो तुम्हारी ये बात भी मान लेता हूँ, ताकि कल को कोई ये ना कहे कि फैज़ू फ़कीर मेहमानों की इज्जत नहीं करता। आओ मेरे साथ। और फिर पलटकर घर के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ गया। पिस्तौल बरदार शख्स भी चौंकाने अंदाज में इधर उधर देखते हुए उसके ताकुब में था। बूढ़ा चलते चलते अंदरूनी हिस्से के मरकजी दरवाजे पर रुका और फिर दरवाजे की कुंडी हटाकर दरवाज़ा खोलने लगा। चर की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुलता चला गया। रात के इस पहर सन्नाटे और तारीकी के दोष पर लहराती दरवाज़ा खुलने की आवाज़ बड़ी हौलनाक थी, जिसने एक लम्हे के लिए पिस्तौल बरदार शख्स के हाथों में लर्जिश पैदा कर दी थी। लेकिन फिर वो दिल कड़ा करके बूढ़े के अक़ब में चलता हुआ घर के अंदर दाखिल हो गया। एक तवील राहदारी से गुजरने के बाद सामने नजर आने वाले एक और दरवाजे के खोलने के बाद बूढ़ा अंदर दाखिल हुआ और फिर पलटकर उसकी जानिब देखते हुए बूढ़े की कपकपाती हुई सी आवाज़ सुनाई दी, आओ आओ, डरो मत, अंदर आ जाओ। पिस्तौल बरदार शख्स अपने आप को संभालते हुए कदरे सख्त लहजे में गोया हुआ, अबे मनोज बुढ़े, तुम आखिर अपने आप को समझते क्या हो। इस पूरे घर में इस वक्त तुम्हारे अलावा कोई नहीं, और तुम क्या समझते हो कि मैं तुमसे डर जाऊंगा। एक बात याद रखना बुढ़ऊ, कि मेरे हाथ में पिस्तौल है। अगर तुमने ज़रा सी भी कोई होशियारी करने की कोशिश की तो मैं बिला ताखिर तुम्हें गोली मार दूंगा। अपनी बात मुकम्मल करने के साथ ही वह बूढ़े के ताकुब में चलता हुआ कमरे में दाखिल हो चुका था। उसने एक जगह रुककर टॉर्च की कमज़ोर रोशनी कमरे में चारों तरफ दौड़ाई ताकि कमरे का जायज़ा ले सके। ठीक उसी वक्त बूढ़े की मखसूस आवाज़ सुनाई दी, शायद तुम्हें अंधेरे में देखने में दिक्कत महसूस हो रही है, ठहरो मैं कुछ रोशनी का इंतज़ाम करता हूँ। और फिर बूढ़े की बात मुकम्मल होते ही एक हल्की सी ट्रिच की आवाज़ के साथ कमरे में माचिस की तीली जलती हुई दिखाई दी। पिस्तौल बरदार शख्स ने चौंक कर टॉर्च की रोशनी उस जानिब घुमा दी। बूढ़ा एक शमादान में लगी हुई मोमबत्तियां रोशन कर रहा था। चंद ही लम्हों के बाद कमरे की फ़िज़ा इस हद तक रोशन हो चुकी थी कि वो बआसानी कमरे का तफसीली जायज़ा ले सकता था। उसने चारों तरफ नज़रें दौड़ाई तो उसे इस बात का अंदाज़ा लगाने में
कोई दुश्वारी ना हुई कि यह कमरा यकीनन इस घर का ड्राइंग रूम था। दोनों जानिब दीवार के साथ रखे हुए सोफे, खिड़कियों पर मखमली पर्दे, कमरे के इन वस्त में रखी हुई कदीम तर्ज की बेजवी मेज़ और फर्श पर बिछे हुए खूबसूरत ईरानी कालीन को देखकर ये बात समझ लेना भी हरगिज़ मुश्किल ना था कि घर के मालकान खासे मालदार वाक़ हुए हैं। कमरे का जायज़ा लेने के बाद उसने मुड़कर बूढ़े की जानिब देखा तो हैरान रह गया। बूढ़ा नवाबी शान के साथ टांग पर टांग चढ़ाए सोफे पर बराजमान उसी की जानिब देख रहा था। चंद लम्हे हैरत के तासुरात के ज़ेरे असर वो खामोश खड़ा रहा। फिर रफ्ता रफ्ता उसकी तेवरियों पर बल नमूदार होने लगे और वो पिस्तौल लहराते हुए खुरदरी आवाज़ में बोला, वाह भाई वाह, अबे बूढ़े, बाप का घर समझ रखा है तुमने तो। तुम्हें ज़रा भी इस बात की परवाह नहीं कि तुम्हारे गंदे और बदबूदार वजूद से सोफ़ा भी गंदा हो सकता है। मैं यहाँ तुम्हारी तरह सोने या आराम करने नहीं आया हूँ बूढ़े। मैं चोर हूँ और चोरी करके फ़ौरन निकल जाना ही एक कामयाब चोर के हक़ में बेहतर होता है। मैं यहाँ तुम्हें माल की निशानदेही के लिए लाया हूँ, आराम फरमाने के लिए नहीं। उठो और बताओ कि घर वालों ने माल कहाँ छुपा रखा है। बूढ़ा अपने मखसूस अंदाज में धीरे से हंसा। यूँ लगता था जैसे बूढ़े को चोर की या उसके हाथ में दबे हुए पिस्तौल की ज़रा भी परवाह ना हो। फिर वो ठंडे लहजे में बोला, चोर भाई, चोरी तो तुम करते ही रहते हो। आज मुझसे मिले हो तो कुछ बातें ही कर लो। अभी बहुत रात बाकी है, मैं इस घर से बहुत वाकिफ़ हूँ। ये बताओ, ठंडा लोगे या गर्म? पिस्तौल बरदार के चेहरे पर शदीद नागवारी बरसने लगी। फिर वह घुर्राते हुए लहजे में बोला, अबे बाबा जी का घर है क्या? दावत तो ऐसे दे रहा है जैसे कोल्ड ड्रिंक के क्रेट मंगवा कर तुमने ही यहाँ रखे हुए हैं। बूढ़ा सुनी अनसुनी करते हुए बोला, अंगारे क्यों चबा रहे हो बेवकूफ़? तुम्हें कोल्ड ड्रिंक ही पिला देता हूँ, कुछ तो तुम्हारा मिजाज ठंडक पकड़ेगा। और फिर उठकर एक अटैच दरवाजे की तरफ बढ़ा। पिस्तौल बरदार शख्स तेज़ी से बूढ़े की जानिब लपका, फिर उसे कॉलर से पकड़ते हुए दौड़ा। एक बात याद रखना मरियल बुड्ढे, अगर ज़रा सी भी होशियारी की तो अपनी जान से जाओगे। उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए बूढ़े शख्स ने आहिस्तगी से अपना कॉलर छुड़ाया और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। पिस्तौल बरदार शख्स भी जो दरवाजे के करीब ही मौजूद था, आगे बढ़कर अंदर झांकने लगा। ये एक छोटा सा किचन था जिसमें किचन से मुतालिक तमाम लवाजमात मौजूद थे। बूढ़ा एक जानिब रखे हुए फ्रिज का दरवाज़ा खोलकर कोल्ड ड्रिंक निकाल रहा था। कोल्ड ड्रिंक निकालने के बाद उसने बोतल का ढक्कन खोला और फ्रिज के ऊपर रखे हुए पैकेट में से स्ट्रॉ निकालकर बोतल में लगाया और फिर पलटकर पिस्तौल बरदार को पेश कर दी। उसने बूढ़े के हाथ से बोतल थामते हुए एक जानिब हटकर उसे रास्ता दिया तो बूढ़ा आराम से चलता हुआ दोबारा सोफे पर जा बैठा। चंद लम्हे बूढ़े को घूरते रहने के बाद उसके कदमों ने भी हरकत की और फिर वो बूढ़े के सामने रखे हुए दूसरे सोफे पर जा बैठा। अब वो कोल्ड ड्रिंक के हल्के हल्के सिप लेते हुए बूढ़े को घूर रहा था। चंद लम्हे की खामोशी के बाद बूढ़े की आवाज़ ने कमरे की फिजा का सकूत तोड़ डाला। कब से कर रहे हो ये चोरी चकारी? वो खामोशी से बूढ़े की जानिब देखता रहा, फिर कुछ सोचते हुए बोला, यही कोई 4-5 साल से। बूढ़े ने दुखी अंदाज में होंठ सुखेड़े और फिर बोला, क्या तुम्हारे दिल में कभी यह एहसास नहीं आया कि जिसका तुम सब कुछ चुरा कर ले जाते हो उसने वो सब जमा करने के लिए कितनी मेहनत की होगी? उसने कोल्ड ड्रिंक का एक और सिप लेते हुए जवाब दिया, देखो बुड्ढे, अगर मैं नरमी से काम ले रहा हूं तो इसका यह मतलब हरगिज़ नहीं कि तुम तबलीग शुरू कर दो। खुद तुम सारा दिन भीख मांगकर कौन सा सवाब का काम करते हो? तुम भी तो दूसरों के माल पर हाथ साफ करते हो और मैं भी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि तुम लोगों की मर्ज़ी से वसूल करते हो और मैं उनकी रजामंदी के बगैर। ये बात ज़हन नशीन कर लो बुड्ढे कि लोग अगर सब कुछ जमा करने के लिए मेहनत करते हैं तो जान हथेली पर रखकर उसको चुराने के लिए हम भी कुछ कम मेहनत नहीं करते। बूढ़ा उसकी बात सुनकर धीरे से हंसा। फिर उसने फौरन ही एक और सवाल किया, तंदुरुस्त हो, जवान हो, गुफ्तगू से पढ़े लिखे भी लगते हो, क्या यह बेहतर नहीं था कि तुम्हारी मेहनत की सिमत कुछ और होती? तुम मजदूरी कर सकते थे, कहीं नौकरी करके रिज़्क़ हलाल कमा सकते थे। वो ज़्यादा अच्छा होता या ये अच्छा है जो अभी तुम कर रहे हो? बूढ़े की बात ख़त्म हुई तो उसके होंठों पर एक तल्ख मुस्कुराहट फैल गई। फिर जब वह बोला तो यही तलखी उसके लहजे में भी घुली हुई थी। ये मुल्क और इसका निज़ाम किसी को दुरुस्त सिमत में चलने की मोहलत ही नहीं देता, क्योंकि ना तो हमारा मुल्क दुरुस्त सिमत में चल रहा है और ना ही इसका निज़ाम। फिर हमारी सिमत कैसे दुरुस्त रह सकती है? तुम्हें यह सुनकर हैरत होगी कि मैं कोई जाहिल शख्स नहीं हूँ, ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएशन के बाद मैं यही समझता था
کہ میں نے بہت بڑا تیر مار لیا ہے، کسی پہاڑی کی چوٹی سر کر لی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہ ایسا کچھ بھی تو نہیں تھا۔ ڈگریاں ہاتھ میں اٹھا کر سڑکوں پر جوتیاں چٹکانے کی طویل تاریخ رقم کی ہے میں نے، لیکن جانتے ہو کیا ہوا؟ ہر جگہ سفارش اور رشوت چلتی نظر آئی، اور میرے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں تھیں۔ سارا دن خوار ہونے کے بعد گھر آتا تو بیوی پوچھتی نوکری ملی، اور میرے پاس ہمیشہ کی طرح ایک ہی مختصر جواب ہوتا نہیں۔ نوبت فاقوں تک آ گئی، بچے بھوک سے بلکتے نظر آئے، تب پہلی مرتبہ چوری کی، اور پھر یہ سلسلہ چل نکلا جو آج تک جاری ہے۔ بوڑھے نے پوری توجہ سے اس کی بات سنی، پھر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے بولا، تمہارے حالات خاصے افسوسناک ہیں، لیکن اگر ملک غلط ہو، نظام غلط ہو، تو کیا اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ بندہ خود بھی غلط راستے پر چل نکلے؟ پستول بردار شخص جو اپنے ماضی کو یاد کرتے ہوئے خاصا دکھی ہو گیا تھا، اس کے چہرے پر فوراً ہی غصے کے تاثرات نمودار ہوئے۔ پھر وہ اچانک ہی اٹھ کر کھڑا ہوتے ہوئے دھاڑا، ابے او بڈھے، تو نے سماج سدھارنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے کیا؟ میں نے ذرا سی نرمی سے کیا بات کر دی، تو سر پر ہی بیٹھ گیا۔ زیادہ مفتی اعظم مت بن، اب انسانوں کی طرح اٹھ اور مال کی نشاندہی کر، ورنہ بھی یہیں لمبا لٹا دوں گا تجھے۔ بوڑھا اپنے مخصوص انداز میں ہنسا، پھر اٹھ کر کھڑا ہوتے ہوئے بولا، بہت ہی جلدی ہے تمہیں، اب تم خود ہی جلدی میں ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ آؤ تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دوں، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ فیضو فقیر مہمانوں کی عزت نہیں کرتا۔ بوڑھا بڑبڑاتے ہوئے آگے بڑھ کر دروازے سے باہر نکلا۔ پستول بردار شخص بھی اسے نشانے پر لیے ہوئے بدستور اس کے پیچھے تھا۔ چند قدم راہداری میں چلنے کے بعد بوڑھا ایک اور دروازے پر رکا، اور پھر کنڈی ہٹاتے ہوئے اندر داخل ہوا تو وہ بھی تیزی سے کمرے میں داخل ہو گیا۔ بوڑھے نے رک کر پہلے کی طرح یہاں بھی ماچس کی تیلی جلائی، اور پھر ایک جانب رکھے شمعدان میں ایک کے بعد ایک موم بتیاں روشن ہوتی چلی گئیں۔ اب یہ کمرہ بھی خاصی حد تک روشنی سے منور ہو چکا تھا، اور یہ کمرہ بھی یقیناً کسی کا بیڈ روم تھا۔ دیوار گیر الماریاں، کھڑکیوں پر لٹکتے ہوئے قیمتی پردے، فرش پر بچھا ہوا دبیز قالین، اور کمرے کے عین وسط میں بچھا ہوا بڑا سا جہازی سائز کا قیمتی بیڈ اس کمرے کی کل کائنات تھا۔ ماحول کا جائزہ لینے کے بعد اس نے گھور کر بوڑھے کی جانب دیکھا اور پستول لہراتے ہوئے استفہامی انداز میں دریافت کیا، مال کہاں ہے بڈھے؟ بوڑھے نے اسے عجیب انداز سے دیکھا، پھر بڑبڑاتے ہوئے کہا، بہت ہی جلدی میں ہو، اچھا مال بھی دیکھ لو۔ بوڑھا قدم گھسیٹتے ہوئے بیڈ کی جانب روانہ ہوا تو وہ للکار کر بولا، ابے منحوس بڈھے، اگر صوفے پر بیٹھنے کے انداز میں تم نے یہاں بیڈ پر لیٹنے کی جرت کی تو میں تمہاری کھوپڑی کھول دوں گا، سمجھے تم؟ اب تم وقت ضائع کیے بغیر الماری کھول دو اور مال میرے سامنے لا کر رکھو۔ بوڑھے نے دکے سے انداز میں پھر وہی جملہ دہرایا، بہت ہی جلدی میں ہو، مال الماری میں نہیں ہے، جب خود ہی دکھا رہا ہوں تو چپ کھڑے رہو۔ اس دوران بوڑھا بیڈ کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا، اور اب بیڈ پر بچھے ہوئے فوم کے بھاری گدے کے ساتھ نبرد آزما تھا۔ کچھ ہی دیر کی کوشش کے بعد بوڑھا گدے کو بیڈ سے گھسیٹ کر الگ کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا، لیکن اس دوران اس کا سانس بری طرح پھول چکا تھا، اور وہ ایک جانب کھڑا ہو کر سانسوں کو معمول پر لانے کی کوشش کرنے لگا۔ گدے کے نیچے جگہ جگہ پیوند لگا گدڑی نما ایک اور گدا بچھا ہوا تھا، جو یقیناً کسی فقیر کا بوریا ہی دکھائی دے رہا تھا۔ بوڑھے کی یہ حرکت دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا، اور وہ چند قدم مزید قریب آتے ہوئے پھنکارا، بڈھے، تو یقیناً میرے ہاتھوں سے ضائع ہو جائے گا۔ میں تجھ سے مال دکھانے کی بات کر رہا ہوں، اور تو یہ بدبودار گدڑی دکھا کر میرے ساتھ کیا مذاق کرنا چاہ رہا ہے؟ بوڑھے نے اس کی بات کو جسے سنا ہی نہیں، اور خاموشی سے آگے بڑھ کر گدڑی نما اس گدے کو گھسیٹنے لگا۔ پھر اس نے گدے کے ایک سرے پر موجود لٹکتے ہوئے دھاگے کو پکڑ کر کھینچا تو دھاگا ادھڑتا چلا گیا۔ اب فقیر ہانپتے ہوئے گدے کو اٹھا کر کمرے کے خالی حصے میں پہنچا، اور پھر اس نے اس گدڑی نما گدے کا کھلا ہوا منہ فرش کی جانب کر کے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے تو فرش پر مڑے توڑے نوٹوں اور سکوں کا ڈھیر سا لگ گیا۔ نوٹ چھوٹے لیکن مجموعی تعداد میں اتنے زیادہ تھے کہ پستول بردار شخص کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ خزانہ یقیناً کسی فقیر کی عمر بھر کی کمائی ہی ہو سکتا تھا۔ چند لمحوں تک وہ سحر زدہ سے انداز میں سکوں اور نوٹوں کے اس ڈھیر کی جانب حیرت سے تکتا رہا، لیکن پھر جلدی جیسے ہوش میں آتے ہوئے بولا، بڈھے، لگتا ہے یہ تیری کمائی ہے۔ چل، مجھے کیا، مجھے تو مال چاہیے تھا، گھر والوں کا نہ صحیح تمہارا ہی صحیح، یہ بھی بہت دن تک کام آ جائے گا۔ چل اب جلدی سے اسے گدے میں واپس بھر دے تاکہ میں اسے اٹھا کر لے جا سکوں۔ بوڑھا مخصوص انداز میں ہنسا،
اور پھر مسکراتی ہوئی آواز میں بولا، یہ مال یقیناً میرا ہے، لیکن صرف یہ مال ہی نہیں، یہ گھر بھی میرا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو گھر کے مالک کی موجودگی میں تم یہ مال لے جا سکو گے؟ اور وہ بھی آسانی سے؟ میں نے ساری زندگی لگا کر اپنی یہ پونجی جمع کی ہے، یہ میں تمہیں دے دوں؟ بوڑھا جنونی انداز میں کہا لگانے لگا۔ پستول بردار شخص، جس کے لیے یہ اطلاع ہی خاصی حیرت کا باعث تھی کہ بوڑھا اس گھر کا مالک ہے، وہاں بوڑھے کا جنونی انداز میں ہنسنا بھی اسے خاصا مضطرب کر رہا تھا۔ وہ دھاڑ کر بولا، بند کرو اپنی یہ منحوس ہنسی پاگل بڈھے، تجھے کیا لگتا ہے کہ تو مجھے روک لے گا؟ یہ مال اب تیرا نہیں، میرا ہے۔ تیرا تو ویسے بھی چل چلاؤ کا دور ہے، چند دن اور جی لے گا، مرنا تو نے ویسے بھی ہے، تو پھر اپنے گندے خون کا بوجھ میرے کاندھوں پر کیوں ڈالنا چاہتا ہے؟ مال کو واپس بھر اور خاموشی سے ایک سائڈ پر ہو جا، ورنہ جان سے جائے گا۔ بوڑھے نے اس کی بات سن کر تمسخرانہ انداز میں داہنے ہاتھ کی مدد سے کان سے جیسے مٹی جھاڑتے ہوئے کہا، ایک تو تم چور لوگ بہت جلدی میں رہتے ہو، میں تو کبھی کسی کام میں جلدی نہیں کرتا، مرنے میں بھی نہیں۔ تم نے اپنی کہانی تو مجھے سنا دی، چل ایک چھوٹا سا واقعہ میرا بھی سن لے۔ آج سے 40-50 سال پہلے بھی ایک چور یہاں آیا تھا، بالکل تمہاری ہی طرح جوان اور جلد باز۔ وہ بھی ساری دولت لے جانا چاہتا تھا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا، میں نے اسے یہ بھی کہا کہ یہ دولت میری ساری زندگی کی جمع پونجی ہے، یہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، میں یہ تمہیں نہیں دے سکتا۔ لیکن وہ نہیں مانا، اس کو بھی اپنے ہاتھ میں دبے پستول پر بڑا ناز تھا۔ اس نے دھڑ سے گولی چلا دی اور میں گرا، یہاں ادھر، یہ بیڈ کے بالکل ساتھ۔ اس نے مجھے مار دیا اور میں مر گیا۔ لیکن اگر میں مر گیا تھا تو کیا میں اسے یہ دولت لے جانے دیتا؟ نہیں، وہ یہ دولت پھر بھی نہیں لے جا سکا، اور اگر وہ نہیں لے جا سکا تو تم کیسے لے جا سکتے ہو؟ پستول بردار شخص جو بڑی توجہ کے ساتھ فقیر کے جملوں پر غور کر رہا تھا، اس کی آواز اور انداز کو دیکھتے ہوئے وہ اپنی ریڑھ کی ہڈی میں پھریریاں سی دوڑتی محسوس کر رہا تھا، لیکن اس کے باوجود اس پر ایک عجیب سی بے چینی کی کیفیت طاری تھی، جس کا اظہار اس کے منہ سے ادا ہونے والے لفظوں میں در آیا تھا۔ کیا بکواس کر رہا ہے؟ گامڑ سمجھ رکھا ہے کیا؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہاری ڈرامنیاں کہانیاں سن کر ڈر جاؤں گا؟ ایک بات یاد رکھو، خوف انسان کی فطرت ہے، لیکن میرے ہاتھ میں دبے ہوئے اس کھلونے کو اپنے حلق سے گولی اگلنے میں ذرا بھی خوف محسوس نہیں ہوتا، اور اگر تم نے خاموشی سے سارا مال گدے میں واپس نہیں بھرا تو میں بلا جھجک تمہیں گولی مار دوں گا۔ اس کی بات کے جواب میں بوڑھے کا گونجنے والا کہا بالکل پہلے کی طرح جنونی اور وحشتناک تھا، شاید وہ اپنا ذہنی توازن ہی کھو بیٹھا تھا۔ پھر وہ ایک عجیب کھرکھراتی ہوئی سی آواز میں بولا، بے وقوف، موت صرف ایک بار آتی ہے، اور مرے ہوئے کسی شخص کو دوبارہ نہیں مارا جا سکتا۔ یہ جملہ مکمل کرنے کے بعد بوڑھا پھر وحشیانہ انداز میں ہنسنے لگا تھا۔ پستول بردار کے چہرے پر شدید غصے کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ پھر وہ دانت کچکچاتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے بڈھے، اگر مرنا ہی چاہتے ہو تو پھر یہ لو۔ اس نے انگلی کا دباؤ ریوالور کے ٹریگر پر خطرناک حد تک بڑھا دیا۔ گولی چلنے کی آواز بلند ہوئی اور پستول کی نال سے نکلی ہوئی گولی بوڑھے شخص کے سینے کی جانب روانہ ہوئی، لیکن جو کچھ ہوا وہ اتنی تیزی کے ساتھ ہوا کہ اس کو کچھ سمجھنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ گولی بوڑھے شخص کے سینے سے یوں ٹکرائی جیسے اسٹیل کی دیوار سے جا لگی ہو۔ ٹن کی ایک زوردار آواز سنائی دی اور گولی جیسے اچٹتی ہوئی سی واپس اس کی پیشانی میں آ لگی۔ وہ لہرا کر کٹے ہوئے شہتیر کی مانند زمین پر آ گرا اور پھر چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ وہ مر چکا تھا۔ فقیر نے دکھی انداز میں ہیٹ اتار کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ پھر جو ہی اس نے ہیٹ ہٹایا، اس کی پیشانی میں بنا ہوا وہ سوراخ واضح ہو گیا، جیسا سوراخ ابھی پستول بردار شخص کی پیشانی میں نمودار ہوا تھا۔ اب کمرے میں فقیر کی دکھ بھری آواز گونج رہی تھی، میں نے تو کہا تھا، بہت سمجھایا تھا کہ جلدی مت کرو، خود ہی جلد باز تھا، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرا نام تو ڈبو دیا نا، اب لوگ کیا کہیں گے؟ یہی نا کہ فیضو فقیر مہمانوں کی عزت نہیں کرتا۔ خاص ایپیسوڈ کا دوسرا پراسرار قصہ۔ بہت سے لوگ اب بھی اپنے مریضوں کے لیے ادویات کی پرچیاں لے کر اسپتال کے اندر سے نکلتے اور ایک طرف بنے میڈیکل سٹور پر بڑی تیزی سے جاتے اور چند لمحوں بعد ادویات کے شاپر اٹھائے واپس پلٹ جاتے۔ میں اپنے ساتھی کے ساتھ وین سے دور کھڑا تھا۔ لیکن ٹھہریے، باتیں تو ہوتی رہیں گی، پہلے میں اپنا اور اپنے ساتھی کا تعارف کرا دوں۔ میرا نام امانت ہے،
10 जमातें पढ़ चुका हूँ। गरीब होने के नाते मुलाजमत की परी मेरे घर के आंगन में नस्लों से ना उतरी और ना आगे उतरने का इम्कान है। कुछ अर्सा मैंने मैकेनिक का काम सीखा। हथौड़ी, प्लग पाने और दूसरे औजारों से वाकफियत होने लगी तो भूख तन खाने लगी। ड्राइविंग सीखी तो एक करम फरमा ने लाइसेंस बनवा दिया। मैंने ड्राइविंग शुरू कर दी। मेरे साथ मेरा एक दोस्त तो कैसर है, उसकी भी कमोबेश यही कहानी है, इसलिए उसे दोहराने का फ़ायदा नहीं। उसे मैंने अपने साथ रख लिया और हमारी कैरी वैन एक मोअज़्ज़िज़ शख्स की है जिसने हमें ये दिहाड़ी पर दे रखी है। सारा दिन इसे मुख्तलिफ रूटों पर अंदरूने शहर चलाते हैं और रात शहर के इस बड़े अस्पताल में आ जाते हैं। यहाँ से मरीजों के लवाहिकीन तंदुरुस्त होकर घरों को जाते मरीज़ और बाज़ औक़ात मुर्दे भी उनके ठिकानों पर पहुँचाने पड़ते हैं। उनसे हमें तवक्को से ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं। यहाँ ज़िंदगी की रानाइयाँ और दिलफरेबियाँ तो देखने को नहीं मिलती, अलबत्ता मायूसियाँ, उदासियाँ और बेबसी की तमाम तस्वीरें और रंग देखने को मिल जाते हैं। मुझ जैसे लोगों को अपने जैसा माहौल मिल जाए तो उसका जी बहला रहता है। मुझे मज़हब से कभी इतना लगाव नहीं रहा, लेकिन ज़िंदगी के इन बेसबात लम्हों में रह रह कर मेरे लम्हे कभी भी भीग ज़रूर जाते हैं। अरे तारुफ कुछ तवील हो गया, चलिए फिर उसी माहौल में चलते हैं। अस्पताल के अंदर मैंने कई बार झांका ज़रूर है, लेकिन उसके अंदर जाने का मुझे जागती और ऊँघती रातों में कभी इत्तिफाक नहीं हुआ। अस्पताल की बाहर वाली इमारत की रोशनियाँ चूँकि सारी रात जलती रहती हैं, इसलिए यहाँ दिन का सा समा रहता है। मरीजों को लाती गाड़ियों, एम्बुलेंस के आने जाने की आवाज़ें, स्ट्रेचर पर रखे मरीजों को इमरजेंसी तक ले जाने वाले तीमारदारों की गुफ्तगू और मरे हुए लोगों की लाशों के इर्द गिर्द बैन करते रिश्तेदारों की आवाज़ें बराबर आंख को जगाए रखती हैं। उस रोज़ सुबह से हब्स ने जिस्मों का अर्क निचोड़ रखा था। अस्पताल के कंपाउंड में खड़े ऊंचे और तनावर दरख्त भी चुपचाप खड़े थे। हवा बिल्कुल बंद थी। मैं और कैसर अपनी वैन से हटकर खड़े थे। आज तो गर्मी और हब्स की इंतहा हो चुकी है, सांस लेना दुश्वार हो रहा है, कैसर ने कहा। दूसरे शहरों में बादल बरसते हैं, लेकिन हमारे शहर में तो ज़मीन एक बूंद को तरसने लगी है, मैंने जवाब दिया। आज तो दिहाड़ी भी बहुत मंदी रही, कैसर दोबारा बोला। इतनी गर्मी तो सर के बालों से लेके पाँव के नाखूनों को जला दे रही है, सवारियां कहाँ से निकलेंगी, मैंने उदासी से कहा। उस्ताद मैं पानी पी कर आता हूँ, अस्पताल के अंदर कूलर से। कैसर ये कहकर अस्पताल का मेन गेट उबूर करके अंदर चला गया और मैंने जेब से सिगरेट निकाल कर जला लिया और सोचने लगा कि वैन के मालिक को क्या बहाना लगाएंगे। आज तो खाने और पेट्रोल के लिए बमुश्किल ही खर्चा निकला है। मैं इन्हीं सोचों में था कि अस्पताल के मेन गेट से चंद खवातीन और 2 आदमी एक स्ट्रेचर लेकर निकले। उनकी दबी दबी सिसकियाँ और उतरे चेहरों से लगता था कि उनका मरीज़ मर चुका है। औरतें अभी तक रो रही थी। उनके एक मर्द साथी ने इर्द गिर्द देखा। उस वक्त कंपाउंड में कोई एम्बुलेंस मौजूद नहीं थी। स्ट्रेचर पर पड़ा हुआ जिस्म एक बड़ी चादर से ढका हुआ था। मर्द चलता हुआ हमारी वैन के करीब आ गया और उस पर हाथ रखकर इधर उधर देखने लगा। मैंने आधी पी सिगरेट को ज़मीन पर फेंका और उसकी तरफ बढ़ा। जी फरमाइए, मैंने पूछा। हमें मैयत लेकर जमीलाबाद जाना है। वैन अगर आपकी है तो बताएं, चलेंगे? जमीलाबाद में ही आगे, मैंने दोबारा पूछा। उससे थोड़ा आगे चक है, वहाँ तक, उसने भीगी आवाज़ में कहा। इतने लोगों को बिठाकर और डेड बॉडी को ले जाना मुश्किल होगा, मैंने कहा। डेड बॉडी के साथ मैं और मेरा भाई जाएंगे। ख़वातीन इधर शहर में अपने एक अजीज़ के यहाँ रात गुजार कर सुबह गाँव आ जाएंगी। जमीलाबाद शहर से 10-15 मील दूर पक्के लेकिन सिंगल रोड पर वाक़ कस्बा है, जिसके रास्ते में उजाड़ और घने दरख्तों का ज़ख़ीरा भी आता है। इसलिए बहुत से लोग उधर जाने से खौफज़दा इसलिए भी हो जाते हैं कि बेआबाद और सुनसान जगहों पर डाकुओं का भी राज होता है। लेकिन मैंने न जाने क्यों उधर जाने की हामी भर ली थी। माकूल किराया मेरी सोच से भी ज़्यादा रकम मिल रही थी, लिहाजा मैंने इनकार करना मुनासिब न जाना। अभी हम किराया तय कर रहे थे कि कैसर भी आ गया। मैंने उसे बताया कि एक मुर्दे को जमीलाबाद के नज़दीकी गांव ले जाना है। उस्ताद तुम्हें पता है रास्ता कितना ख़तरनाक है, उसके अंदर का डर बोला। उसकी ये बात सुनकर लवाहिकीन मिन्नतें करने लगे और हमें मुंह मांगी रकम देने पर तैयार हो गए। क्या ख्याल है, मैंने फिर कैसर से पूछा। चलो अल्लाह मालिक है, उसने बेदिली से कहा। तब मैंने वैन स्टार्ट की और स्ट्रेचर के नज़दीक ले आया। उन्होंने दोनों तरफ से मैयत को उठाया और वैन में सीटों पर दरमियानी जगह पर लिटाया और ख़ुद उसके करीब सीट पर बैठ गए। कैसर मेरे साथ बैठा था। हमने वैन स्टार्ट की और कंपाउंड से बाहर निकला।
शहर की सड़कों को अबूर करके हम जमीलाबाद के सिंगल रोड पर आए तो अचानक ठंडी हवा के झोंकों ने हमारे जिस्म में दोबारा जिंदगी दौड़ा दी। लगता है मौसम बदल गया, कैसर ने हाथ बाहर निकाल कर कहा। जब हम अस्पताल से निकले थे तो किस कदर गर्मी और हब्स था, मगर यार बादल तो बिल्कुल साफ हैं, देखो सितारे भी चमक रहे हैं, मैंने विंड स्क्रीन से बाहर देखते हुए कहा। मगर ये ठंडी हवा के झोंके किधर से आ रहे हैं? ऐसा लगता है जैसे किसी ने एयर कंडीशन चलाकर उसका रुख हमारी तरफ कर दिया हो, कैसर ने हंसते हुए कहा। मैंने जमीलाबाद की सड़क पर आते ही गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी थी। मुझे पता था रात के इस वक्त ये सड़क बेआबाद होगी और ट्रैफिक भी नहीं होगा। हम बातें करते हुए शहर को काफ़ी पीछे छोड़ आए थे। रास्ता बेआबाद और सुनसान था। हम दरख्तों के झुंड के करीब आ गए थे। हमारे दोनों तरफ घने और ऊंचे दरख्त थे कि अचानक आंधी चलना शुरू हो गई। दरख्तों की साएं वैन के अंदर तक महसूस होने लगी। मैंने गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता कर ली। दरख्तों से अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगी। फिर आंधी की तेज़ी में ज़रा कमी हुई। तब काफ़ी दूर आगे जाकर मुझे यूं लगा जैसे गाड़ी के आगे किसी ने दीवार खड़ी कर दी हो। रास्ता नजर आना बंद हो गया था। मैंने कैसर को टोका दिया जो ऊँग रहा था। क्या हुआ उस्ताद जी? वो अड़बड़ाया। लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। वो देखो सामने तो लगता है सड़क पर किसी ने दीवार खड़ी की हुई है। मैंने उसे बताया तो उसने दोनों आंखों से अपनी आंखों को साफ किया और डर कर बोला, उस्ताद जी दीवार नहीं है, ये तो कोई और ही चीज़ है। वो देखो उसकी बड़ी बड़ी टांगें दिखाई दे रही हैं और उनके बीच से सड़क भी नजर आ रही है। मगर इसका धड़ कितना बड़ा है, सर तो दिखाई नहीं दे रहा, कैसर ने डरते डरते कहा। तब मैंने भी गौर किया तो वह बिल्कुल ऐसे ही था जैसे कैसर ने बताया था। चलती हुई गाड़ी भी हिचकोलों पर आ गई थी। मैंने एक्सीलेटर पर पूरा दबाव डाला ताकि रफ्तार में किसी तरह की कमी ना हो, मगर गाड़ी झटके लेने लगी थी, लेकिन अभी बंद नहीं हुई थी और वो सामने जो कोई भी था नज़दीक से नज़दीक आने लगा था। अभी हम उसे देख ही रहे थे कि पीछे ज़ोर से धड़ धड़ की आवाज़ें आने लगी और साथ ही चीखनुमा आवाज़ें सुनाई देने लगी। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। आवाज़ें सुनकर हम और भी खौफज़दा हो गए थे। मैंने कैसर की तरफ देखा तो उसका रंग उड़ चुका था और गला खुश्क था। उसकी तो आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। मैंने वैन को ब्रेक लगाकर रोका और बाहर निकल आया। वैन के पिछले दरवाजे के पास आया तो वो दोनों तकरीबन बेहोश होने के करीब थे। पानी पानी है तुम्हारे पास? वो बैक वक्त बोले। क्या हुआ, क्या है बताओ तो सही, मैंने डरे हुए लहजे में पूछा। पानी है तो दो, बाद में बताते हैं। मैंने मुर्दी की तरफ देखा। वो खामोशी से बेहिस्सो हरकत लेटा हुआ था। कैसर भागकर वो बोतल उठा लाया जिसमें हमने बवक्त ज़रूरत रेडिएटर में पानी रखा हुआ था और बोतल उनके हवाले कर दी। गाड़ी रुकते ही बाहर का मौसम एक बार फिर हद से ज़्यादा हो गया। पानी पीकर उनके वसान बहाल हुए तो उनकी आवाज़ में लर्जिश थी। वो ये उठकर बैठ गया था। क्या? मैंने हैरानगी से पूछा। हमने समझा कि शायद झटकों की वजह से ऐसा हुआ है। मैंने खुद अपने हाथों से इसे लिटाया, मगर चंद लम्हे के बाद ये फिर उठकर बैठ गया। ये ऊँग रहा था और मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैंने जल्दी से इसे उठाया। इसने भी देखा तो मुर्दा उठकर बैठा हुआ था। मैंने मोबाइल के ज़रिए तुम्हें बताना चाहा मगर ये बंद था। हम दोनों ने दोबारा इसे बड़ी मुश्किल से लिटाया और जितनी भी कुरानी आयत थी हमने ऊंची आवाज़ में पढ़ना शुरू कर दी। पढ़ते पढ़ते हमारी आंख लग गई। अचानक भाईजान ने मुझे पकड़कर झंझोड़ा। मैंने आंखें खोली तो मुर्दा तीसरी बार फिर उठकर बैठा हुआ था। अब कि इसकी आंखें भी खुली हुई थी। ये देखकर तो हमारी चीखें निकल गई। हमने ज़ोर ज़ोर से दरवाजे और कैबिन को पीटना शुरू किया तो फिर खुद ब खुद आंखें बंद करके लेट गए। खुदा के वास्ते कुछ करो वरना आपको एक की बजाय 3 मुर्दे जमीलाबाद छोड़ के आना पड़ेंगे, वो चीखते हुए बोले। मैंने कैसर की तरफ देखा। उसकी आंखें भी खौफ से फैली हुई थी। सुनसान और वीरान रास्ता, दरख्तों से भरा हुआ अंधा माहौल, दूर तक कोई जीरू नज़र नहीं आ रहा था। सिर्फ हम चारों जिंदा और एक मुर्दा गाड़ी में पड़ा हुआ था। फिजा में एक बार फिर हब्स जोरों पर थी। सांस भी रुक कर आ रहा था। हमने अपने मोबाइल देखे, वो बंद थे लेकिन सिग्नल आ रहे थे। कैसर कुछ करो वरना सुबह हम चारों की लाशें इधर पड़ी होंगी। उस्ताद जी इस वीराने में सिर्फ खुदा को याद किया जा सकता है और कुछ नहीं। मैंने आपको रोका था। कैसर ने बामुश्किल तमाम अपनी बात को पूरा किया। देखो मेरे भाई, अब यहाँ ठहरना भी ख़तरनाक है और सफ़र करना भी मुश्किल है, लेकिन हमें अपनी मंजिल तक तो जाना ही है। इसलिए जितनी भी कुरानी आयात हैं उन्हें ऊंची आवाज़ में मुर्दे के सराहने पढ़ो। वैन का पिछला दरवाज़ा मजबूती से बंद कर लो।
उसे किसी भी हालत में नहीं खोलना, और कैसर तुम भी इनके साथ बैठ जाओ, मैंने उन्हें हौसला देते हुए कहा। उस्ताद जी, मैं तो आपके साथ ही बैठूंगा। जितनी देर हम गाड़ी रोके रहे, कोई नया वाक़या पेश न आया था। लगता था कुरानी आयत का असर हो चुका था। कैसर मुझसे पहले मेरे साथ वाला दरवाज़ा खोलकर बैठ गया। मैंने पिछला दरवाज़ा बंद कर दिया और ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। मेरे बैठते ही एक बार फिर से ठंडी और मीठी हवा चलने लगी। मैंने कैसर की जानिब देखा तो उसके होंठ मुसलसल हिल रहे थे। उसका रंग सफ़ेद हो चुका था। ठंडी हवा गाड़ी के शीशों की दर्जों से अंदर आ रही थी। फिर बारिश की बूंदें विंड स्क्रीन पर तैरने लगी। अभी हम चंद मील दूर ही गए होंगे कि ऐसा लगा जैसे किसी शादी पर शादियाने बजने लगे हों। इसके साथ ही घुंघरुओं और ढोलक की आवाज़ें भी आने लगी। लगता है नज़दीकी गांव में कोई शादी हो रही है, मैंने कैसर को बताया तो वो एक बार फिर खौफजदा हो गया और कहा, उस्ताद जी, इस सड़क पर हम दिन के वक्त पहले भी 2 दफ़ा आ चुके हैं। इसके इर्द गिर्द दूर दूर तक तो कोई आबादी नहीं है और आखिरी कस्बा जमीलाबाद ही आता है। तो फिर मैं भी अंदर से डर चुका था। एक गाड़ी की स्पीड बढ़ाओ ताकि जल्द अज जल्द हम कस्बे में पहुंच जाएं, कैसर ने डरते डरते कहा। कैसर, मैंने एक्सीलेटर पर पूरा दबाव डाला हुआ है, लगता है इंजन को किसी ने बांध रखा है, मैंने अकलाते हुए जवाब दिया। अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि हमारी दाईं तरफ से घुंघरुओं की वाज़े झनकार में, चनकती पाजेबों की मधुर आवाज़ में एक निहायत खूबसूरत और जेवरात से लदी नौजवान लड़की सड़क के दरमियान आकर खड़ी हो गई। वो इस कदर खूबसूरत थी कि हमारी आंखों को उसकी खूबसूरती खीरा कर रही थी। वो हाथ हिला हिला कर हमें रुकने का इशारा कर रही थी। उसके साथ चंद आदमी बड़ी बड़ी देगे लेकर हाथों में लालटेन पकड़े सड़क किनारे खामोश खड़े हमारी तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में सुर्खी और घनी बड़ी मूछें अंधेरे में भी साफ नजर आ रही थी। उस्ताद, गाड़ी की स्पीड बढ़ाओ, कैसर चीख उठा। मैंने एक्सीलेटर पर पूरा दबाव डाल दिया, लेकिन गाड़ी हिचकोले भरने लगी थी और हाथ हिलाती हुई वो दुल्हन नज़दीक से नज़दीक आने लगी थी। फिर अचानक मुझे अपने साइड वाले शीशे पर दस्तक महसूस हुई। मैंने देखा तो वो हसीन व जमील दुल्हन न सिर्फ शीशे को खटका रही थी, बल्कि ऊंची आवाज़ में कह रही थी, अमानत, दरवाज़ा खोलो, शीशा गिराकर मेरी बात सुनो। मैंने पूरे ज़ोर से आंखें भींच ली और एक्सीलेटर पर दबाव बढ़ा दिया। अमानत, तुम मेरे दूल्हा को इस तरह नहीं ले जा सकते। देखो, मैं पूरी तैयारी के साथ इसे लेने आई हूँ, दरवाज़ा खोलो अमानत। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, मगर अपने दूल्हा को नहीं ले जाने दूंगी। वो गाड़ी के साथ भागती हुई हिजानी कैफियत में कैसर वाले दरवाजे की तरफ हो गई थी। अब वो उसका दरवाज़ा पीट और उसके शीशे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक दे रही थी। कैसर, एक बार शीशा खोलकर मेरी बात सुन लो। मेरी जवानी पर तुम्हें तरस नहीं आ रहा? तुम्हें तुम्हारे प्यारों का वास्ता मेरे दूल्हा को छोड़ जाओ, वरना तुम्हारा भी वही हशर करूंगी जो मैंने इसका किया है। ये भी नहीं मानता था, मगर मैं क्या करती, मैं तो उसके आगे दिल हार चुकी थी। मैं इसे जिंदा रखना चाहती थी, सारी इनायतों सारी सहूलतों के साथ, मगर ये ना माना तो मैंने इसकी ज़िंदगी छीन ली ताकि मैं इसे हासिल कर लूँ। कैसर, मुर्दा तन तुम्हारे किस काम का, ये मुझे दे जाओ, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। वो चीखने लगी। अचानक पता नहीं मेरे जहन में कैसे धमाका हुआ। मैंने डैशबोर्ड खोला तो उसमें आयतल कुर्सी रखी थी। मुझे ये ज़ुबानी याद नहीं थी, मगर फिर भी मैंने हाथ बढ़ाकर उसे निकाल लिया और उसे खोलकर उसका रुख रोती हुई दुल्हन की तरफ कर दिया। उसकी नज़र उस पर पड़ी तो उसने दोनों हाथों से अपनी आंखों को छुपा लिया और चीखें मारती हुई उन खड़े लोगों की तरफ भाग गई। उसके वापस जाते ही ढोलक और शादियाने बजने बंद हो गए और फिजा में दोबारा हब्स फैल गया। अब यूं लगने लगा था जैसे दरख्तों के सारे पत्ते रोने लगे हों। हवाओं में चीखों और बैन करने की बेतहाशा और बेहंगम आवाज़ें आने लगी थी। बहुत सी औरतों और बच्चों के ऊंची आवाज़ में रोने की सदाएं आने लगती थी, जैसे बेशुमार मर्द और औरतें मातम कर रहे हों। मेरी गाड़ी की रफ्तार खुद ब खुद तेज़ होने लगी थी और हम तेज़ी से बकिया सफ़र तय करने लगे थे। हम कितने बजे अस्पताल से चले थे? मैंने फूलती सांस में कैसर से पूछा। शायद 12 बजे थे जब हमने अस्पताल का कंपाउंड छोड़ा था, कैसर ने जवाब दिया। जमीलाबाद का फासला कितने वक्त का था? मैंने अगला सवाल किया। ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे का, उसने बताया। मगर अब तो अजानें होने वाली हैं, गोया हम कितना वक्त इधर फंसे रहे। अल्लाह माफ़ फरमाए, मेरे होंठों से निकला तो कैसर ने भी अपने कानों को हाथ लगाया। जमीलाबाद आने को था जब दूर कहीं से आज़ान की आवाज़ हवा के दोष पर लहराती सुनाई दी। सुबह की सहर नमूदार होने को थी जब एक बार फिर हमारे रास्ते में
एक सफ़ेद बुराक कपड़ों में मलबूस, चांदनी की तरह सफ़ेद दाढ़ी, बड़े बड़े गेसू, सर पर मलमल की टोपी और हाथ में तस्बीह पकड़े एक बुजुर्ग नजर आए। उन्होंने हाथ के इशारे से गाड़ी को रुकने का इशारा किया। ना चाहते हुए भी मैंने गाड़ी रोक दी। किसकी लाश उठाए फिरते हो? उन्होंने करीब आकर पूछा तो मैंने अपनी गाड़ी का शीशा गिरा दिया। उन्होंने एक बार फिर पूछा, किसकी लाश उठाए फिरते हो? शहर के बड़े अस्पताल में फौतगी हो गई थी। इसकी डेड बॉडी जमीलाबाद के गांव में ले जानी थी, मैंने बताया। शुक्र करो इतनी मुसीबत से बचकर निकल आए हो। बाबा जी, ये क्या मुसीबत थी और कौन था ये बेचारा? मैंने हौसला करके पूछा। अल्लाह का बंदा था, उन बदरूहों का शिकार हो गया। बहुत देर बाद पता चला मुझे, बहुत देर हो गई थी, या शायद मेरे रब को इसकी इसी तरह मौत मंजूर थी। मरने से पहले मौत के मुंह में उन्हीं कमबख्तों ने धकेल दिया था। ज़रा पिछला दरवाज़ा खुलवाओगे? बुजुर्ग ने आहिस्तगी से कहा। जी। मैंने दरवाज़ा खोलकर नीचे छलांग लगाई और पिछला दरवाज़ा खटखटाया। थोड़ी देर के बाद उन्होंने दरवाज़ा खोला और उनमें से एक ने आंखें मलते हुए पूछा, जमीलाबाद आ गया? गोया वो बड़ी गहरी नींद से बेदार हुए थे। नहीं, अभी नहीं, मगर ये बुजुर्ग आपसे मिलना चाहते थे, मैंने बुजुर्ग की तरफ इशारा करते हुए कहा तो दोनों ने बड़ी हैरानगी से उनकी तरफ देखा। बुजुर्ग हल्का सा मुस्कुराते हुए बोले, मरने वाले का चेहरा दिखाओगे? जी जी। उनमें से एक ने मुर्दे के चेहरे से चादर सरका दी। सो रहे हो बेटा? जाओ, तुम्हारा अगला सफ़र आसूदा रहे। ये कहकर उन्होंने कुछ पढ़कर उस पर फूंका। उसके अजीज़ों के साथ मेरी आंखों ने भी देखा कि मुर्दे का जिस्म थोड़ी देर को इस तरह लर्जा जैसे अभी उसकी जान निकली हो और फिर पुरसुकून हो गया। उनका असर अभी तक इस पर बाकी था। जब तुम इसे मिट्टी के सुपुर्द करके आते तो ये एक बार फिर उसे तंग करती। अब मैंने वो असर भी निकाल दिया है, बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, और फिर एक तरफ हट गए। मैंने सवालिया नज़रों के साथ उनकी तरफ देखा तो उन्होंने धीरे धीरे मेरे कंधे पर हाथ रखा। मुझे इस तरह लगा जैसे किसी ने फूलों का हल्का सा खुशगवार बोझ मेरे कंधे पर रख दिया हो। वापस आओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा ये सब क्या था और कैसे हुआ। जाओ, लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। बाबा जी की बात अभी पूरी भी ना हुई थी कि उनमें से एक के मोबाइल फ़ोन की घंटी बजने लगी। उसने बड़ी अजीब नज़रों से हमारी तरफ देखा। मैंने कैसर की जानिब देखा। उसने मोबाइल देखा तो वो हैरानी से कहने लगा, तमाम रात हम मुसीबतों में घिरे रहे। उस वक्त तो मोबाइल भी जाम हो चुके थे, अब कितनी तेज़ी से बजने लगे हैं। मोबाइल फ़ोन की घंटी बज रही थी। उसने कॉल रिसीव करके फ़ोन कान से लगाया तो दूसरी तरफ से ज़ोर से आवाज़ आ रही थी, जो साथ खड़े आदमी को भी वाज़े तौर पर सुनाई दे रही थी। कासिम, कहाँ हो? दूसरी तरफ से पूछा गया। हम बस जमीलाबाद पहुँचने ही वाले हैं, कासिम ने जवाब दिया। हम परेशान हो गए थे, पता नहीं रास्ते में कोई हादसा तो पेश नहीं आ गया या कहीं गाड़ी ख़राब ना हो गई हो तुम्हारी। हमने बहुत फ़ोन किए मगर आगे से हर बार तुम्हारा मोबाइल बिजी मिला। कहाँ कर रहे थे फ़ोन? पूछा गया। कहीं भी नहीं, मेरा ख्याल है नेटवर्क ख़राब था, कासिम ने जवाब दिया। बस हम जल्दी पहुँच रहे हैं, फिक्र ना करो। यह कहकर कासिम ने हमारी तरफ देखा। मैंने आगे बढ़कर ड्राइविंग सीट संभाली। कैसर मेरे साथ बैठ गया। वो दोनों पीछे बैठ गए तो गाड़ी दोबारा स्टार्ट की। बाबा जी थोड़ी दूर तक हमें नजर आए, फिर वो पता नहीं किधर रूपोश हो गए थे। कुछ देर बाद हम जमीलाबाद के करीब गांव जा पहुंचे, जहां लोग मैयत का इंतज़ार कर रहे थे। उस्ताद, जल्दी से वापस कर लें, मुझे बहुत डर लग रहा है, कैसर ने डरे डरे अंदाज में कहा। मैयत उतार कर हमने किराया लिया और दोबारा उसी वीरान और सुनसान सड़क पर आ गए। मगर अब धीरे धीरे ट्रैफिक बहाल हो चुकी थी और बैन करती हवाओं के लबों पर भी ताले लग चुके थे। गोया एक अरसे बाद उन्हें भी जैसे गहरी नींद ने घेरा था। खास एपिसोड अपने अख्तिताम को पहुंची। कहानी के आखिर में आपकी गुजारिशात पर आपके नाम। तरन्नुम खान हैं यूपी आगरा से, मलालिका हैं कराची से, तस्मीना शेख हैं इंदौर से, रुकैया सुरैया हैं प्रयागराज से, अलमाज शेख हैं मुंबई से, राबिया लतीफ़ हैं कोयटा से, सलमा अली हैं कराची से, उमर अतीक साहब हैं सुरजानी टाउन कराची से, राजा कुल्फ़ा साहब हैं फैसलाबाद झंग रोड से, कफ़ील अमान हैं, शहर का नाम नहीं लिखा, इंडिया से हैं, फ़ारूक महमूद हैं सियालकोट से, एस नसीम अहमद हैं झूसी इलाहाबाद से, एजाज़ हसन हैं दमाम सऊदी अरेबिया से, ताल्लुक़ इनका इंडिया से है, शहजाद तियागी हैं यूपी से, रहमत साहब हैं यूएई से, मासूम अली रकीबा खातून हैं लखनऊ से, मोहम्मद अनीस शेख हैं रावलपिंडी से, तहसीन मंसूरी हैं बरेली से,
ایس کے نوشاد صاحب ہیں، شہر کا نام نہیں لکھا، انڈیا سے ہیں۔ امان خان ہیں کراچی سے۔ کریم علی صاحب ہیں کشن گنج بہار سے۔ ذیشان ہیں بریلی سے۔ اسد فاروق صاحب ہیں ایبٹ آباد سے۔ اقبال علی صاحب ہیں دلی سے۔ محمد شیخ صاحب ہیں ناگپور سے، اور غلام حسنین صاحب ہیں راولپنڈی پاکستان سے۔ آپ تمام لوگوں کے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ویڈیو دوستوں کے ساتھ لائک شیئر ضرور کیجیے گا، کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔